अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत की सड़कों पर दौड़ती बसें हों, सीमा पर तैनात सेना के ट्रक हों या आपके किचन में रखा नमक, एक नाम हर जगह मौजूद है, टाटा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यापारिक घराना 150 सालों तक अपनी साख कैसे बचाए रख सकता है? आज के इस दौर में जहां कंपनियां आती हैं और कुछ सालों में गायब हो जाती हैं, वहीं टाटा का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी सफलता की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस एथिकल बिजनेस मॉडल की जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा दी। क्या टाटा वाकई एक चैरिटेबल संस्था है या यह सिर्फ एक चतुर बिजनेस स्ट्रेटजी है? चलिए गहराई से समझते हैं। अध्याय 1, औद्योगिक राष्ट्रवाद, इंडस्ट्रियल नेशनलिज्म। इस कहानी की गंभीरता को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत, कॉलोनियल इंडिया में जाना होगा। उस समय अंग्रेज भारतीयों को केवल कच्चा माल पैदा करने वाला मजदूर समझते थे। जमशेद जी टाटा ने इस मानसिकता को चुनौती दी। उन्होंने उस समय स्टील बनाने का जोखिम उठाया जब ब्रिटिश विशेषज्ञों ने उनका मजाक उड़ाया था। टाटा स्टील ने न केवल भारत को अपनी पटरी दी, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की मदद भी की। लेकिन यहाँ एक गंभीर तथ्य है, टाटा ने कभी भी युद्ध से मुनाफा कमाने को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने जमशेदपुर जैसा शहर बसाया जहां भारत में पहली बार 8 घंटे की शिफ्ट और प्रोविडेंट फंड जैसे अधिकार मजदूरों को दिए गए, जो उस समय अमेरिका और यूरोप में भी नहीं थे। अध्याय 2, रणनीतिक अधिग्रहण और वैश्विक पहचान। 21वीं सदी की शुरुआत में टाटा के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, वैश्विक पहचान। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय बाजार खुल चुके थे। रतन टाटा के नेतृत्व में ग्रुप ने एक आक्रामक लेकिन गंभीर नीति अपनाई। ब्रिटेन के गौरव कहे जाने वाले ब्रांड्स जैगुआर लैंड रोवर और टेटली को खरीदना महज एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक संदेश था कि एक पूर्व गुलाम देश की कंपनी अब अपने पूर्व शासकों की कंपनियों को चला सकती है। लेकिन इस गंभीरता को समझिए, टाटा ने इन कंपनियों को डूबने से बचाया और हजारों लोगों की नौकरियां सुरक्षित की। ये मुनाफाखोरी से ऊपर उठकर एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप का उदाहरण था। अध्याय 3, मुनाफे का रहस्य, 6% का सच। अब आते हैं सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण पहलू पर। आपने अक्सर सुना होगा कि टाटा अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा दान कर देता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह काम कैसे करता है? टाटा सन्स, जो पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसका 36% मालिकाना हक विभिन्न टाटा ट्रस्ट्स के पास है। इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स, टीसीएस और टाटा स्टील जो भी डिविडेंड कमाती हैं, उसका 2/3 हिस्सा सीधे कैंसर अस्पतालों, उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे IISc और TIFR और ग्रामीण विकास में चला जाता है। यह दुनिया का सबसे अनोखा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है। यहाँ मालिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट है। यही कारण है कि भारी विवादों और चुनौतियों के बावजूद टाटा की विश्वसनीयता ट्रस्ट कभी कम नहीं हुई। अध्याय 4, भविष्य के संकट और नैतिकता की कसौटी। परंतु हर बड़े साम्राज्य के साथ कुछ गहरे संकट भी आते हैं। साइरस मिस्त्री विवाद हो या नैनो प्रोजेक्ट की विफलता, टाटा ने भी मुश्किल दौर देखे हैं। आज टाटा के सामने एलन मस्क की टेस्ला और रिलायंस का डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा है। क्या टाटा अपनी नैतिकता को बचाते हुए इस कलाकाट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन में टिक पाएगा? आज टाटा ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योगों में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में टाटा की कहानी हमें एक बहुत गंभीर सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या एक बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने की मशीन होना चाहिए, या उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? टाटा का मॉडल हमें सिखाता है कि विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप समाज को देते हैं तो समाज आपको कभी गिरने नहीं देता। आप टाटा ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को और भी टाटा जैसे साम्राज्यों की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें।
इस गंभीर विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।